हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। आप सभी का स्वागत करता हूं AKTU बी फार्मेसी फर्स्ट सेमेस्टर के इस लेक्चर में। यहां पर आप इस वीडियो में क्लियर करेंगे वो सभी पॉइंट जो आपके सिलेबस से संबंधित है फर्स्ट सेमेस्टर को लेकर। स्टूडेंट, आप सभी लोग इस लेक्चर को बहुत ही ध्यान से देखें, बहुत ही अच्छे से समझें। अपने रिक्वायरमेंट्स को आप कमेंट में डालें। देखिए, जो भी क्लासेस चल रही हैं ये सभी क्लासेस का वीडियो तभी आएगा जब चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। जब आपका एक यूनिट कंप्लीट होगा उसके बाद ही डिस्क्रिप्शन में दिया गया जो न्यू टेलीग्राम चैनल है, देखिए इसके पहले आप हो सकता है कि वायरल बायोलॉजी के टेलीग्राम चैनल में रहे हों, जो लोग पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, तो जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नया टेलीग्राम चैनल है उस पर आप एक बार क्लिक करके देख लें क्या आप उसमें ज्वाइंड हैं। जो लोग उसमें ज्वाइन रहेंगे उन्हीं को नोट्स मिलेगा, क्योंकि वो जो पहले वाला टेलीग्राम चैनल था उसमें आप अपनी प्रिपरेशन के दौरान थे। उस समय पर क्या होता था कि आप अपने लिए एडमिशन और काउंसलिंग के रिगार्डिंग वहां पर खबरें प्राप्त करते थे। अब आपको आपका नोट्स हो और उसके साथ साथ नोट्स के साथ साथ आपके लिए जो वीडियोस भी होंगे लेक्चर के, उनके लिंक वगैरह, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट डेट, तो ये सारी चीजें इस नए टेलीग्राम चैनल में आपको सेंड किया जाएगा। बाकी यूट्यूब चैनल यही रहेगा लेक्चर के लिए और हर चीज के लिए, तो इसके लिए तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। स्वागत करता हूं एक और जबरदस्त लेक्चर में। यह है सेकंड लेक्चर फार्मास्यूटिकल एनालिसिस। बी फार्म के फर्स्ट सेमेस्टर का आपका सिलेबस है। बहुत ही अच्छे तरीके से सारी चीजें डिस्कस की जा रही हैं और आपको नोट्स भी फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। कहाँ पर मिलेगा नोट्स? नोट्स के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए तुरंत। ये नया टेलीग्राम चैनल है, जो हमारा CVT के लिए चैनल था उसके अलावा ये चैनल है। ये है सिर्फ और सिर्फ AKTU के स्टूडेंट के लिए, जहाँ पर AKTU स्टूडेंट को उनकी खबरें दी जाती हैं सेमेस्टर एग्जाम से रिलेटेड, चाहे वो एग्जाम हो, चाहे एग्जामिनेशन फॉर्म हो या फिर एडमिट कार्ड हो। कुछ भी नया हो रहा है यूनिवर्सिटी में उसकी खबर आपको मिलेगी। उसके साथ साथ आपको पूरा बी फार्म का सिलेबस आपको पढ़ाया जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का ये लेक्चर आखिर होने वाला क्या है, इसमें क्या कौन से टॉपिक डिस्कस किए जाएंगे? जो टॉपिक डिस्कस किया जाएगा वो डिस्कस किया जाएगा एरर, सिग्निफिकेंट फिगर, प्रिसीजन, इन सभी पॉइंट्स पर आज चर्चा होगी। आखिर कमी क्या आती है, इंस्ट्रूमेंट्स में क्या कमी आती है, कोई भी ड्रग जब हम तैयार कर रहे हो तो वे करने में जब आप वेट वगैरह करेंगे तो उसमें क्या दिक्कतें आएंगी। बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो जब भी हम किसी प्रोडक्ट को बनाते हैं तो वो कमियां आती हैं। जैसे आप मान लीजिए कि आप रोटी बनाने चल रहे हैं तो कभी रोटी गोल नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि जो वर्कर है, जो काम कर रहा है, यानी कि हो सकता है आप कर रहे हो, वर्कर कहना सही नहीं होगा, हमारे घरों में हमारी माताएं बहनें भी रोटी बनाती हैं, तो किसी की रोटी बहुत गोल है, किसी की रोटी गोल नहीं हो रही, तो वो भी एक तरीके का एरर है। वो एरर इंसान के द्वारा हो रहा है, मैन मेड एरर है। उसको हम मिनिमाइज कर सकते हैं कैसे? बराबर प्रैक्टिस के द्वारा, एक्सपीरियंस के द्वारा। उसके साथ ही रोटी बन रही है, उसमें बहुत सारी दिक्कतें हो सकती हैं। हो सकता है जो वाटर आप लेते हो वो कंटामिनेटेड हो सकता है कि वो वाटर आप ऐसा वाटर यूज कर रहे हो जिसमें बहुत सारे बैक्टीरिया, वायरसेस हो। तो इसी तरह की दिक्कत आती है जब एक ड्रग को तैयार किया जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं वह भी एक इंसानों द्वारा ही बनाई जा रही, बहुत सारे लोग उसको मिलकर बना रहे हैं, तो किसी को कोई भी बीमारी है, कुछ भी है, तो ये सब चीजें एरर ही हैं। जो इंस्ट्रूमेंट कंपनी से आ रहा है उसमें भी कोई कमी हो सकती है, तो ये भी एक एरर मतलब क्या है? हिंदी में इसे कहते हैं त्रुटि। आपने सुना होगा कि किसी चीज में त्रुटि आ जाना, कमी आ जाना, वही एरर है। जैसे आप 1 किलो चीनी लेने गए बनिया के दुकान पे, वहां से जो चीनी मिली वो 990 ग्राम मिली, 1 किलो के बजाय 10 ग्राम कम मिल गई। भले ही वो रीडिंग में आपको सही आ रही, लेकिन कुछ भी इस तरह की कमी हो सकती है। इन्हीं पॉइंट्स पर आज चर्चा होगी। सारे लेक्चर आपको किसी भी सब्जेक्ट का हो वो आपको इसी चैनल पर मिलेगा। लेक्चर देखने के लिए आप जाएंगे प्लेलिस्ट पर आप चेक कर लीजिए। स्टार्ट करते हैं। बहुत सारी बातें हो चुकी हैं आपसे, आप सब कुछ जानते हैं कि यहाँ पर आपको पूरा सिलेबस पढ़ाया जा रहा है। चलिए, सबसे पहले जो अपना पॉइंट है, जो अपना टॉपिक है, वो है प्रिपरेशन एंड स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वेरियस मोलर एंड नॉर्मल सॉल्यूशन। प्रिपरेशन क्या है? प्रिपरेशन क्या है, कैसे प्रिपरेशन आप करते हैं? इट इज प्रोसेस इन व्हिच प्रीवेडेड स्टैंडर्ड सोल्यूट डिसॉल्व इन सॉल्वेंट। ठीक है, ये एक तरीके का स्टैंडर्डाइजेशन है। इसमें हम क्या करते हैं, एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो प्रीवेड है, मतलब पहले से नापा हुआ, पहले से तौला हुआ, उसे क्या करते हैं, स्टैंडर्ड सोल्यूट को, मतलब स्टैंडर्ड सोल्यूट का पहले से वे किया हुआ है, उसी को डिसॉल्व किया जाता है सॉल्वेंट में, तब जाके एक सॉल्यूशन तैयार होता है। जैसे कि वो एक सिरप बन रहा है तो उसमें बहुत सारे सोल्यूट होंगे, प्यूरिफाइड वाटर होगा, जो आपका वाटर है हम उसी को एज अ सॉल्वेंट लेते हैं। दुनिया का सबसे सस्ता सॉल्वेंट क्या है? वाटर। चलिए स्टार्ट करते हैं, आगे के पॉइंट्स आपको बताते हैं। स्टैंडर्डाइजेशन, प्रिपरेशन ऑफ स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। जो एक स्टैंडर्ड सॉल्यूशन को हम बनाते हैं उसी को स्टैंडर्डाइजेशन कहते हैं। एक तरीके से स्टैंडर्ड सॉल्यूशन क्या है? एक मानक जिस पर हम, जिसके कंपैरिजन में किसी चीज को बनाते हैं। चलिए मोलर सॉल्यूशन की हम चर्चा करते हैं। मोलर सॉल्यूशन क्या है? मोलर सॉल्यूशन मतलब
मोलरिटी, उसी को हम मोलर सॉल्यूशन कहते हैं, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। यही था ना, अभी आप पढ़ चुके थे, इसके जो पहला लेक्चर है, फर्स्ट लेक्चर, वो आप जाके देख लीजिए, प्लेलिस्ट में जाइए, जो यूनिट 1 का पहला लेक्चर है, इसी फार्मास्यूटिकल एनालिसिस वाली आपका एक बन चुका है प्लेलिस्ट। प्लेलिस्ट का नाम है फार्मास्यूटिकल एनालिसिस बी फार्म फर्स्ट सेमेस्टर। आप प्लेलिस्ट में जब जाएंगे ना तो फार्मास्यूटिकल एनालिसिस बी फार्म फर्स्ट सेमेस्टर, उस प्लेलिस्ट में जब आप क्लिक करेंगे ना तो पहला लेक्चर आप देखिए, उसमें मैंने मोलरिटी नॉर्मलिटी सब बताया हुआ है। यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म में हम एक रिवीजन के लिए नोट्स में मैंने ऐड किया है कि बस फार्मूले के थ्रू आपको ऐड कर दिया जाए और आपको एक रिवीजन आपको मिल जाए। तो नंबर ऑफ मोल्स और अपान वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, यही है आपका मोलर सॉल्यूशन। नॉर्मल सॉल्यूशन क्या है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट अपान वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। चलिए ये आप पढ़ चुके हैं पहले से। मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है, टोटल मास ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ एनी कंपाउंड, किसी भी कंपाउंड के जितने भी एलिमेंट हैं उन सभी का जो मास होता है उसी को हम एक तरीके से क्या कहते हैं, उसी को हम मॉलिक्यूलर वेट कहते हैं। जैसे कि NaOH आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड है, तो सोडियम हो गया आपका 23, उसके बाद आपका 16 हो गया ऑक्सीजन का, और उसके बाद आपका हाइड्रोजन का हो गया 1, तो आपका 23 16 + 1 = 14 ग्राम पर मोल। ये है इसका मॉलिक्यूलर वेट। तो इस तरह से आप मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट कर सकते हैं। इसका इस्तेमाल किया जाता है जब किसी का मोलरिटी नॉर्मलिटी क्वेश्चन आ जाता है, 2 नंबर का क्वेश्चन, तब पूछा जाता है। तो ये मोलरिटी नॉर्मलिटी फॉर्मेलिटी सबका कैलकुलेशन सिर्फ 2 नंबर का आएगा। एक स्पेशल लेक्चर में बना दूंगा, उसके लिए परेशान मत होइए। न्यूमेरिकल 2 ही नंबर में आता है, मोलरिटी नॉर्मलिटी से कभी भी बड़ा क्वेश्चन नहीं आता है, 2 नंबर का न्यूमेरिकल आता है, उसको मैं सॉल्व करवा दूंगा पर्टिकुलर। अभी परेशान मत हो, एग्जाम टाइम पे करवा दूंगा। अभी आप थ्योरी पे फोकस करिए, 7 नंबर के क्वेश्चन पे फोकस करिए, 10 नंबर के क्वेश्चन पे फोकस करिए, बाकी बातें बाद में होती रहेंगी। चलिए, कॉमनली यूज प्राइमरी स्टैंडर्ड क्या है, एसिड बेस्ड टाइट्रेशन जैसा कि है। एसिड बेस्ड टाइट्रेशन में आपके कौन कौन से आपके कंपाउंड है, कौन कौन से सॉल्यूशन है। सोडियम कार्बोनेट जिसका मॉलिक्यूलर वेट होता है, मॉलिक्यूलर वेट के अकॉर्डिंग दिया गया है, तो सोडियम कार्बोनेट है आपका 105.99 यानी कि 105.99, सोडियम टेट्राबोरेट 381.37, ऑक्जेलिक एसिड का है 126.07, उसके बाद पोटेशियम हाइड्रोजन का है आपका, पोटेशियम हाइड्रोजन फास्फेट का है 204.22, सक्सिनिक एसिड का है 118.08, बेंजोइक एसिड का है 122.12। रिडॉक्स टाइट्रेशन आपका क्या है, रिडॉक्स टाइट्रेशन के जो कंपाउंड है, कौन से ऐसे कंपाउंड है जो रिडॉक्स टाइट्रेशन शो कर रहे हैं, पोटेशियम ब्रोमेट जिसका आपका जो मॉलिक्यूलर वेट है वो है 167.00, सोडियम ऑक्सलेट का है 134.00, आर्सेनिक ट्राइऑक्साइड का है 197.84। आप इनके एग्जाम्पल याद रखिए, बस कुछ है नहीं, एक तरीके का टाइट्रेशन है जिसमें हम किसी भी कंपाउंड का इस्तेमाल कर रहे हैं। क्लियर है बात। उनके मॉलिक्यूलर वेट आपको पता होना चाहिए जब आप क्वेश्चन करेंगे। मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाऊंगा, आप अभी सिर्फ डाटा पर फोकस करिए, डाटा को याद कर लीजिए। ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको पता होना ही चाहिए। आपको यदि पता रहेगा तो आप 2 नंबर के क्वेश्चन कर ले जाएंगे। लॉन्ग क्वेश्चन बहुत ही कम पूछे जाते हैं न्यूमेरिकल से, मैं बता रहा हूँ आपको, अब आगे चल के मैं करवा दूंगा। बस आप मोटी मोटा चीजें देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएंगी, ठीक है। फिर रिडॉक्स टाइट्रेशन में पोटेशियम ब्रोमेट है 167.00, सोडियम ऑक्सलेट है 134.00, आर्सेनिक ट्राइऑक्साइड है 197.84, कॉपर सल्फेट है 249.68। तो इस तरह से हैं चीजें। प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन क्या होता है, प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन वो टाइट्रेशन है जहां पर चीजें बैठ जाती हैं नीचे, प्रेसिपिटेट बन जाता है। प्रेसिपिटेट, जब देखिए प्रेसिपिटेट शब्द आता है तो सबसे पहले दिमाग में आता है सिल्वर। कभी भी सिल्वर किसी से भी रिएक्ट कर रहा हो, जहां क्लोराइड दिख जाएगा उसको तुरंत AgCl का प्रेसिपिटेट बना लेता है। ये आप इनऑर्गेनिक में मैंने आपको पढ़ाया है ना, फर्स्ट यूनिट में क्लोराइड का लिमिट टेस्ट, उसमें मैंने आपको बताया था कि AgCl जहां भी क्लोरीन को सिल्वर देख लेता है ना, तो इतना गहरा प्यार हो जाता है, दोनों प्यार करके नीचे बैठ जाते हैं सॉल्यूशन में। यही है प्रेसिपिटेशन, ठीक है। प्रेसिपिटेशन मतलब नीचे बैठ जाना, एक तरीके से हम कह सकते हैं, ठीक है। आगे चल के चीजें और अच्छे से क्लियर होंगी, आप परेशान मत होइए, कुछ मैं छोड़ नहीं रहा हूं। ये नहीं है कि मैं कुछ नई बात कर दे रहा हूं, जस्ट ये प्रेसिपिटेशन के टाइप हैं, उनके नेम है उन कंपाउंड्स के जो इसके अंदर आते हैं, और उसका मॉलिक्यूलर वेट लिखा गया है। इसे रटने की भी जरूरत नहीं है, एक बार रीड करके आप रखिए, मैं क्वेश्चन करवाऊंगा ना तो आपको सब याद हो जाएगा। और 2 नंबर का ही क्वेश्चन आता है तो बहुत लोड नहीं लेना है, कभी भी डाटा पे ज्यादा लोड नहीं लेना है। आप हिस्ट्री नहीं पढ़ रहे हैं कि आपको ईयर से बहुत फर्क पड़ता है, आपको डाटा से बहुत फर्क पड़ता है, आपको सोडियम क्लोराइड का मॉलिक्यूलर वेट नहीं याद होगा तो आप एनालिसिस क्लियर नहीं कर पाएंगे। ये सब दिमाग से निकाल दीजिए, ऐसा कुछ नहीं है। आपको स्मार्ट वे में स्टडी करना है, लेकिन जानना सब कुछ है, सुनना सब कुछ है। कभी ऐसा आ गया, पता लगा यहाँ पे, कभी आपसे एक कंपाउंड पूछ लिया कि ये बताओ ये कंपाउंड कभी सुना है, सक्सिनिक एसिड का नाम कभी सुना है, ऐसे बहुत से स्टूडेंट हो सक्सिनिक एसिड का नाम ही नहीं सुने। तो ये चीजें होती हैं कि आपको चीजों को देखना होता है, समझना होता है, कभी भी रटना नहीं होता। अब आप जिस फील्ड में टेक्निकल कोर्स में, यहाँ तो बिल्कुल नहीं रटना, यहाँ सिर्फ देखते रहो, जानते रहो, हाँ ये चीज मैंने कहीं तो पढ़ा था, बस इतना एनफ है। चलिए, तो प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन के एग्जाम्पल आपके सामने दिख रहे हैं।
ठीक उसी तरह से मॉलिक्यूलर वेट उनका दिया गया है। आते हैं अपने मेन टॉपिक पर, वो है आज का टॉपिक है एरर, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, लॉन्ग क्वेश्चन में भी आता है। एरर क्या है? देखिए एरर कैसे आता है, एरर कई टाइप का हो सकता है। कभी भी मैंने अभी आपको बताया था, रोटी का एग्जाम्पल मैं दिया था, रोटी बनाते समय इंसान जो है वो एक्सपीरियंस नहीं है। सेकंड चीज़ ये है कि हो सकता है जिस पे आप रोटी बना रहे हो, बेल रहे हो, बेलना वगैरह जो भी कहते हो आप, जिस पे रोटी रख के पत्थर वत्थर पे आप कर रहे हो, किसी भी चीज़ पर कर रहे हो, तो जो भी जिस चीज़ पर आप रोटी बना रहे हैं, जिन इंस्ट्रूमेंट्स का आप इस्तेमाल कर रहे हैं, उनमें कोई एरर है, उसमें कोई दिक्कत है। थर्ड चीज़ है हीट जो आप अप्लाई कर रहे हैं, उसमें कोई दिक्कत है, रोटी जल जा रही है। मतलब कई तरीके से ये दिक्कतें आ रही हैं। और भी एक चौथा तरीका है, पता लगा रोटी बना रहे हैं, जो इंसान बना रहा है वो बहुत तेज़ गर्मी है तो पसीना बार बार रोटी में जा रहा है, छींक आ रही वो भी जा रहा है, मतलब ये बहुत सारी चीज़ें जो है रोटी को ख़राब कर रही हैं। यही तो एरर है, और क्या है एरर? एरर कुछ नहीं है, बस यही है किसी भी चीज़ की एक्चुअल वैल्यू में जो दिक्कत आ जाए वही एरर है। कोई भी कमी आ जाए, कोई भी मिस्टेक आ जाए, एरर्स आर सिंपली डिफाइंड एज मिस्टेक। एरर क्या है कि एक मिस्टेक को ही एरर कहते हैं। कोई कमी आ जाए, कोई कमी कहीं हो जाए, वही है एरर। एरर इन फार्मास्यूटिकल एनालिसिस आर डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू। एरर क्या है? एक्चुअल वैल्यू से मेजर्ड वैल्यू को आप घटा देंगे, आ जाएगा एरर। जो एक्चुअल वैल्यू है, जैसे मान लीजिए कि 1 किलो है कोई चीज़ 1 किलो है, आप 1 किलो चीनी 1 किलो बोल के लेके आए हैं, चीनी निकली 990 ग्राम, तो 1 किलो आप बोल के लाए हैं, तो 1 किलो में से 990 घटाएंगे तो 10 ग्राम आया डिफरेंस, वही 10 ग्राम है एरर। मतलब आपकी लाई हुई चीनी में 10 ग्राम का एरर है, यही तो एरर है, और क्या है? मतलब रोटी गोल नहीं हुई पूरी तरीके से, मतलब उसमें कुछ तो ऐसा आ गया, 1 सेंटीमीटर किसी साइड से पिचकी हुई है तो 1 सेंटीमीटर उसका एरर है। समझिएगा ध्यान से। एक्चुअल वैल्यू जो होना चाहिए, जो दुकानदार आपको जिस चीज को दे रहा है, जो कह के दे रहा है, उससे वो चीज डिफरेंस है, वही डिफरेंस ही एरर है। ठीक, आपके अंदर जो कमी है वही तो एरर है। आपके अंदर आप आलसी हैं, आप कैसे भी हैं, आप किसी भी तरह से अपना जीवन गुजारते हैं, आपका कोई शेड्यूल नहीं सेट है, तो कहीं ना कहीं एरर है। आपको 6 बजे उठना चाहिए, आप 8 बजे उठ रहे हैं, तो 2 घंटे का एरर हुआ। बहुत सारी चीज़ें हैं। दे कैन बी सिस्टमैटिक व्हिच मीन्स दे आर कंसिस्टेंटली टू हाई और टू रैंडम व्हिच मीन्स दे आर अनअवॉइडेबल। देखिए जो एरर होता है वो क्या हो सकता है? वो कंसिस्टेंट हो सकता है, बहुत ज़्यादा हो सकता है, बहुत कम हो सकता है, रैंडम हो सकता है, एरर अपने आप आ सकता है रैंडमली, which means they are unavoidable, यानी कि एरर अनएवॉइडेबल है। एरर को कभी कोई खत्म नहीं कर सकता पूरी तरीके से। आप अपने जीवन से आलसपन को पूरी तरह से खत्म नहीं कर सकते हैं, आप अपने जीवन से एकदम हमेशा प्रोग्रेसिव नहीं हो सकते हैं, कभी ना कभी लक्ष्य से जरूर भटकेंगे। कोई कितना भी टाइम का डिसिप्लिन आदमी हो, वो अपने लक्ष्य से भटकता जरूर है, उसके अंदर एरर है जरूर। ऐसा कोई इंसान नहीं जिसके अंदर कोई कमी ना हो, ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं जिसके अंदर कोई कमी ना हो, ऐसा कोई व्यक्ति का कोई इंस्ट्रूमेंट, दुनिया की कोई चीज ही नहीं है जिसमें एरर ना हो। बस किसी में कम है, किसी में ज्यादा है, किसी में किसी चीज की कमी है, लेकिन वो चीज क्या है कि वो ऐसे कुछ उसके अंदर गुण हैं कि वो उसको छिपा ले जा रहा है। जैसे बहुत अमीर आदमी है तो उस पर हम चर्चा नहीं करते हैं कि वो कैसा है, लेकिन एक गरीब आदमी है तो उसके अंदर 1000 कमियां हम निकाल देते हैं। तो मतलब एक पैमाना है ना कि वो इंसान है, उसके बारे में हम सवाल करने लायक ही नहीं है, बस इतना है कि वो एरर को छिपा ले रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसके अंदर एरर नहीं, उसके अंदर भी कुछ कमियां हैं। तो बस वही चीजें हैं एरर। तो एरर अनएवॉइडेबल है, एरर को आप कभी पूरी तरीके से इग्नोर नहीं कर सकते, पूरी तरह से खत्म नहीं कर सकते हैं, ये बहुत ही फैक्ट बात है। चलिए, आई होप आप समझ गए होंगे। एरर क्या है? स्टैंडर्ड वैल्यू से ऑब्जर्व वैल्यू को जब आप घटा देंगे तो आपका एरर आ जाएगा। जो स्टैंडर्ड वैल्यू क्या है? वो वैल्यू जो पहले से तय की गई है, जो साइंटिस्ट के द्वारा तय की गई है, जो एक क्वालिफाइड पर्सन के द्वारा तय की गई है, उस वैल्यू को हम स्टैंडर्ड वैल्यू कहते हैं। ऑब्जर्व वैल्यू जो आपने नापा है, आपने बनाया है, वो है ऑब्जर्व वैल्यू, ये ध्यान दीजिएगा। उसी के डिफरेंस को एरर करते हैं, माइनस कर देंगे, आप आ जाएगा। चलिए आते हैं सोर्सेस ऑफ एरर। एरर के सोर्स क्या है? आखिर एरर कहाँ कहाँ से आ सकता है आपकी ड्रग्स में? आप फार्मा में पढ़ रहे हैं तो फार्मास्यूटिकल एनालिसिस, तो हम एरर की जो बात करेंगे वो सिर्फ फार्मा फील्ड में ही करेंगे। एरर बाय एनालिस्ट कैसे आ सकता है? एरर एनालिस्ट के द्वारा एरर में अकर बाय द एनालिस्ट इफ ही इज नॉट वेल क्वालिफाइड। एनालिस्ट कौन है? को जो व्यक्ति जो एनालिसिस को कर रहा है, इफ ही इज नॉट वेल क्वालिफाइड, एक्सपीरियंस आर हॉलिंग सम पर्सनल ट्रेबिलिटी दैट इज कलर ब्लाइंडनेस। जो एनालिसिस कर रहा है वो एनालिस्ट, यदि उससे कोई कलर ब्लाइंडनेस है, कोई बीमारी है, कोई दिक्कत है उसके साथ, मतलब जैसे अब बहुत लोग होंगे, अब आप जैसे मान के चलिए कि कोई ऐसा व्यक्ति है, उसे आप दे रहे हैं कि आप लो वॉल्यूम को मेजर करो, ठीक है,
जैसे कि इंडस्ट्री वगैरह में जब आप जाएंगे आज के 2 साल बाद, वहाँ पर जब आप क्या करेंगे, आप मान लीजिए कि सिरप बना रहे हैं, लिक्विड बना रहे हैं आप, वहाँ पर मान लीजिए मेजरिंग सिलेंडर में आपको कहा गया कि आप नापो, वैल्यू को नापो। अब वहाँ पे क्या होता है ना कि 2 का डिफरेंस लेते हैं हमेशा। इंडस्ट्री वगैरह में जब सिरप उरप बनता है तो वहाँ पे क्या होता है, 2 ml का डिफरेंस लेते हैं। अगर 60 ml का सिरप बन रहा है तो वो आप उस सिरप की बॉटल में 61 ml भर सकते हैं, 59 नहीं भर सकते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। आप ग्राहक को ज़्यादा देंगे, कम नहीं देंगे, लेकिन इतना भी ज़्यादा नहीं देंगे कि कोई खा के बेहोश हो जाए। अब इसका मतलब ये नहीं है कि 60 ml का सिरप है तो आप उसमें 65 भर रहे हो, 65 भर रहे हो, ऐसे तो दिक्कत हो जाएगी। तो इसीलिए आप 60 है तो 62 मैक्सिमम तक ले जा सकते हैं, उसके बीच रखना है 60 से 62। अब कोई ऐसा इंसान जो जिसके हाथ कांपते हो, मतलब वो मेजरिंग सिलेंडर उठाया, वो नाप रहा है, उसके हाथ कांप रहे हैं। अब जब कांप रहे हैं तो वो ऐसा हो सकता है कि वो जो वॉल्यूम उसे नापना है वो थोड़ा सा हिलेगा डुलेगा, वो नाप नहीं पाएगा। ऐसा हो सकता है उसे देखने में दिक्कत हो, आंखों में उसके प्रॉब्लम हो। तो ऐसा भी हो सकता है कि वो ना देख पाए कि वॉल्यूम आखिर में कितना है, क्योंकि काफ़ी चीज़ें एक्सपीरियंस से वैल्यू मतलब जज की जाती हैं। काफ़ी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको बहुत ध्यान से देखना होता है। तो ऐसी चीज़ें एक एनालिस्ट के द्वारा आ सकती हैं। उसे कोई भी, यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है कलर ब्लाइंडनेस, मान लीजिए कलर ब्लाइंडनेस की वजह से हो सकता है, कोई भी दिक्कत हो सकती है उसको, ऐसी बात नहीं सिर्फ कलर ब्लाइंडनेस ही रिस्पॉन्सिबल है। ये तो एक एग्जांपल दिया गया है एनालिस्ट के द्वारा। चलिए, एरर ड्यू टू इक्विपमेंट, इक्विपमेंट से एरर आ सकता है, यानी कि जो इक्विपमेंट, जिस इक्विपमेंट में आप किसी चीज़ को बना रहे हैं, मान लीजिए कि इंडस्ट्री है, वहाँ पे टैबलेट फॉर्म हो रहा है, अब उस इक्विपमेंट में ही दिक्कत है। कंप्रेशन हो रहा है, टैबलेट का प्रॉपर कंप्रेशन ही नहीं हो पा रहा है। टैबलेट, चूंकि आपको पता होगा टैबलेट जब बनता है उसके पहले वो पाउडर फॉर्म में होता है, फिर उसे कंप्रेस करके टैबलेट बना दिया जाता है। अब जो मशीन कंप्रेस कर रही हो सकता है वो अच्छे से कंप्रेस ना कर पाए। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि टैबलेट की जो हार्डनेस होगी उसमें दिक्कत आएगी। तो ये सारी चीजें इक्विपमेंट के थ्रू आ रही हैं। इक्विपमेंट जैसे रोटी का एग्जाम्पल है तो तवे में कमी है, आपके आपके बेलन में कमी है, आपके चौका में कमी है जिस पे रख के आप कर रहे हैं काम धाम। बस ऐसे समझिए, सब व्यवहारिक बातें हैं, कुछ बहुत बड़ी बात ना तो मैं बोल रहा हूँ ना बहुत बड़ी चीज ये है फार्मेसी, इंटरेस्टिंग है, बस आपको पढ़ना उस तरीके से है। तो एरर में अकर्स इफ द इक्विपमेंट यूज्ड इन द एनालिसिस इज डिफेक्टिव, जब इक्विपमेंट डिफेक्टिव हो, डिफेक्टिव मतलब उससे कोई कमी हो, दे आर नॉट प्रॉपरली कैलिब्रेटेड, या फिर उन्हें प्रॉपरली कैलिब्रेट ना किया गया हो। कैलिब्रेट करने का मतलब है किसी भी इक्विपमेंट का टेस्ट करना। एक जो भी इक्विपमेंट किसी भी इंडस्ट्री में यूज किया जाता है, बनिया की दुकान की तरह नहीं होता है कि वो एक बार रख के चला गया, बेचने वाला जो है, जो तराजू उनका होता है तो उसी में नापे जा रहे हैं सालों साल तक। नहीं, इंडस्ट्री में ये सारी चीजें हर टाइम टू टाइम सभी इक्विपमेंट को चेक किया जाता है कि क्या ऐसा तो नहीं है कि जिस पे वजन किया जा रहा है, जिस पे वेट किया जा रहा है वो अभी भी सही है, हो सकता है वो टाइम के साथ घट बढ़ गया हो। तो ये सारी चीजें मंथली या फिर वीकली या फिर एक टाइम होता है जब कैलिब्रेशन के थ्रू उन चीज़ों को सही किया जाता है, मेज़र किया जाता है, उन चीज़ों को देखा जाता है कि क्या वजन करने वाली मशीन सही है, नहीं सही है तो फिर पूरा का पूरा बैच खराब होगा, पूरा जितना कंपाउंड बन रहा है पूरा का पूरा कंपाउंड खराब होगा। क्योंकि वजन में यदि आप कम ज़्यादा लेंगे एपीआई को, कम ज़्यादा लेंगे सॉल्वेंट सोल्यूट को, तो पूरी की पूरी दवा खराब हो जाएगी। तो ये सारी चीज़ें हैं जिनका ध्यान रखा जाता है। इक्विपमेंट में कमी है तो एरर आ जाएगा। क्लियर है? तो ये एरर कैसे आ रहा है? इक्विपमेंट के थ्रू। एरर ड्यूरिंग सैंपल प्रिपरेशन, जब सैंपल प्रिपेयर हो रहा है, if proper sampling followed, are using wrong concentration of solution, यदि wrong concentration of solution को यूज किया जाएगा जब सैंपल बनाया जाए तो इससे भी एरर आ सकता है। क्लियर है? एक्सपेरिमेंटल एरर क्या होता है? देखिए, ये क्या चीज हम पढ़ रहे हैं, सोर्सेज ऑफ एरर, मतलब एरर के स्रोत क्या है, एरर कैसे कैसे आ सकता है। क्लियर रखिएगा बहुत दिमाग में। एरर है क्या? त्रुटि है, किसी चीज में कमी आ जाना। क्लियर? एरर में अकर if suitable laboratory environment and favorable condition is not available for particular experiment, एरर तब आ सकता है जब जो लेबोरेटरी हो वहाँ का इन्वायरमेंट फेवरेबल ना हो, वहाँ की कंडीशन सही ना हो। देखिए, ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखी जाती है, जहाँ पर ड्रग बन रही हो वहाँ पर कोई भी ऐसा पार्टिकल, अनवांटेड पार्टिकल पाया ही ना जाए। ऐसा हमारे आपके घरों की तरह कमरे नहीं है कि वहाँ आप बनाए जा रहे हो, ड्रग बनाए जा रहे हो, सिरप बन रहा है, टैबलेट बन रहा है, नहीं, वहाँ पर जो है प्रॉपर क्लीनिंग होती है, वहाँ पर प्रॉपर इस चीज़ के लिए इन्वायरमेंट तैयार किया जाता है कि कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म अगर आपके भी बॉडी से निकल रहा है, बनाने वाले के भी बॉडी से निकल रहा है, कहीं से भी आ रहा है, तो उससे तुरंत ऐसी चीज़ें लगाई जाती हैं जो एयर के थ्रू उसे तुरंत अपने पास खींच लेती हैं और उसे बाहर कर देती हैं। वहाँ पर ऐसी मशीनों की व्यवस्था होती है कि वो चीज़ें, इम्प्योरिटी, वो बैक्टीरिया, वायरस, कुछ भी ड्रग में नहीं जाना है। क्लियर है? तो ये एरर भी आ सकते हैं अगर लेबोरेटरी में सूटेबल कंडीशन नहीं है। एरर आ सकता है मेथड सिलेक्शन में,
मेथड सिलेक्शन क्या होता है स्टूडेंट? मेथड सिलेक्शन है प्रिपरेशन का जो मेथड है, यदि वो गलत है तब भी एरर आ सकता है। एरर में अकर इफ द एनालिस्ट परफॉर्मिंग एक्सपेरिमेंट सेलेक्ट रॉन्ग मेथड, अगर जो एनालिस्ट है वो रॉन्ग मेथड का यूज कर रहा है, नॉट फॉलोड द प्रॉपर स्टेप और प्रोसीजर, तो उससे भी एरर आ जाएगा। क्लियर है? क्योंकि आपको स्टेप वही फॉलो करना है जिससे एक ड्रग बने, सुंदर बने, अच्छी बने, उसका अच्छा फ्लेवर आए, वो अच्छी लगे, पीने में भी अच्छी लगे, विटामिन भी पूरा रहे, सब कुछ बढ़िया हो। ये एरर मेथड सिलेक्शन से आ रहा है कि जो बनाने वाला है वो बना कैसे रहा है। इंस्ट्रूमेंटल एरर क्या है? इंस्ट्रूमेंटल एरर के बारे में थोड़ा और अच्छे से जानते हैं। इंस्ट्रूमेंटल मतलब इंस्ट्रूमेंट का एरर। तो एरर्स occurs due to malfunction or limitation of analytical instrument. Example include detector drift or noise, कॉलम कंटामिनेशन और डिग्रेडेशन। क्लियर है बात? ये इंस्ट्रूमेंट के थ्रू एरर आ रहा है। इंस्ट्रूमेंट मतलब जो चीजें यूज की जा रही हैं बनाते टाइम। मेथडोलॉजिकल एरर क्या है? ये एरर अकर ड्यू टू फॉलोज द एनालिटिकल मेथड और प्रोसीजर, जो भी प्रोसीजर आप फॉलो करें। मेथडोलॉजिकल मतलब मेथड के थ्रू जो एरर आ रहा है। समझिए, वर्ड्स को जब आप अलग अलग करेंगे ना, सब निकल के सामने आ जा रहा है। जैसे कि क्या है? इनएजुकेट सिंपल प्रिपरेशन, जब आप सिंपल प्रिपरेशन को गलत तरीके से कर रहे हो। इनकरेक्ट मोबाइल फेस कंपोजिशन, आप इनकरेक्ट कंपोजिशन को ले रहे हैं, फेजेस को ले रहे हैं उसमें, उससे भी एरर आ सकता है। ह्यूमन एरर होते हैं। ह्यूमन एरर क्या है? ह्यूमन एरर अकर ड्यू टू मिस्टेक मेड बाय एनालिस्ट। मैंने अभी आपको बताया भी था, एरर रोटी बनाते समय हमसे एरर आ गया, मतलब वो ह्यूमन एरर है। तो ह्यूमन एरर अकर ड्यू टू मिस्टेक बाय एनालिस्ट, जब एनालिस्ट जो बना रहा है, जो फार्मासिस्ट बनाता है ड्रग को, दवाइयों को, उसके थ्रू एरर आ जाए, लेबोरेटरी पर्सन भी उसे बोल सकते हैं, तो वो भी एक तरीके का एरर जो आ रहा है वो ह्यूमन एरर में है। सैंपल मिसलीडिंग या फिर कंटामिनेशन के थ्रू एरर आ रहा है, इसी में ह्यूमन एरर में ही। उसके बाद इनकरेक्ट डाटा एंट्री कर रहा है, वो जो भी भर रहा है, जो डॉक्यूमेंट को फिल कर रहा है, उसमें जो डाटा वो भर रहा है, उसे क्या भर रहा है? वो इनकरेक्ट डाटा भर रहा है, इनकरेक्ट कैलकुलेशन कर रहा है। जैसे कि जो भी ड्रग बनती है, जब भी ड्रग बनेगी, ठीक है, जब ड्रग बनेगी आपके लिए कहीं पर भी, किसी भी इंडस्ट्री में, तो वो एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो वो उसके थ्रू बन रही है, एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर के थ्रू बन रही है, उसे एसओपी बोलते हैं, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, एसओपी। तो उसे फॉलो करके ही किसी ड्रग को बनाया जाता है। क्लियर है? ये चीज आप ध्यान रखिएगा। और प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन की जाती है, उस डॉक्यूमेंट को कहते हैं बीएमआर। ये सब आप आगे चल के पढ़ेंगे, जब आप 5th सेमेस्टर में जाएंगे तो आप ट्रेनिंग जरूर करिएगा। इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग को कभी स्किप मत करिएगा। बहुत लोग होते हैं, सोचते हैं मैं मेडिकल स्टोर पे जॉब करूंगा, मैं मेडिकल स्टोर चलाऊंगा, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग नहीं करूंगा। बहुत कुछ सीखोगे, बहुत कुछ एक्सपीरियंस करोगे। मैं ये नहीं कर रहा हूँ आप करें ही, लेकिन अगर आपको नॉलेज चाहिए तो थोड़ा तो करना, एक बार करना जरूर, कुछ तो जरूर जानोगे। 2 दिन 4 दिन ही करके छोड़ देना, लेकिन करना। तो इसमें क्या होता है कि डॉक्यूमेंट यदि प्रॉपर नहीं फिल किए जा रहे हैं, कैलकुलेशन वगैरह नहीं की जा रही, डाटा एंट्री नहीं कर रहा है जो भी फार्मासिस्ट बना रहा है, तो इससे भी दिक्कत आएगी। सिस्टमैटिक एरर क्या है? सिस्टमैटिक एरर्स अकर्स ड्यू टू बायसेस आर फ्लॉज इन द एनालिटिकल सिस्टम। एग्जांपल्स इंक्लूड इंस्ट्रूमेंट बायस एंड कैलिब्रेशन एरर। ठीक है, ये एक तरीके का कैलिब्रेशन एरर है, जो भी चीजें आप फॉलो कर रहे हैं उसके थ्रू आ रहा है। मेथड बायस आर सेलेक्टिवली इश्यूज। क्लियर है? रैंडम एरर क्या है? रैंडम एरर अकर्स ड्यू टू चांस वेरिएशन इन द एनालिटिकल प्रोसेस। जो भी चांस वेरिएशन आ जाए एनालिटिकल प्रोसेसेस में, उसी को हम रैंडम एरर्स कह रहे हैं। जैसे कि इंस्ट्रूमेंट नॉइस आर वेरिएबिलिटी। मेथड ऑफ मिनिमाइजिंग एरर पढ़ते हैं हम लोग, अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे सोर्सेज ऑफ एरर, बहुत ही प्यार से आप पढ़ चुके हैं। सोर्सेज एरर में इंस्ट्रूमेंटल एरर पढ़े हैं, एनालिस्ट के द्वारा एरर आप पढ़ चुके हैं, ह्यूमन एरर पढ़ चुके हैं, बहुत सारे एरर आपने पढ़ा, मेथडोलॉजिकल एरर आप पढ़ चुके हैं। ये सारी चीज़ें एरर जब टॉपिक पूछेगा आपसे सोर्सेज ऑफ एरर, तो आप लिखिएगा एरर क्या होता है? एक्चुअल वैल्यू से डिफरेंस, एक्चुअल वैल्यू से जो में और ऑब्जर्व्ड वैल्यू में जो डिफरेंस होता है। एक्चुअल वैल्यू मतलब जो साइंटिस्ट के द्वारा रखी गई है, उसे हम एक्चुअल वैल्यू कहते हैं। जैसे जब भी कोई भी ड्रग कोई भी कंपनी बना रही है, तो साइंटिस्ट ने उसे सेट करके दिया है कि ये वैल्यू इतने से इतने के बीच में होनी चाहिए। जो फार्मासिस्ट बनाता है इंडस्ट्री में ड्रग, वो उस वैल्यू को उसके बीच ही रखता है, तभी वो ड्रग पास होती है। ठीक है, ये चीज का ध्यान रखा जाता है। अब हम एरर को कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं, यानी कि एरर को कैसे कम किया जा सकता है, उसके मेथड के बारे में बताया गया है। ग्रॉस एरर कैन नॉट बी कंप्लीटली एलिमिनेटेड, यानी कि ग्रॉस एरर को कभी भी कंप्लीटली एलिमिनेट नहीं किया जा सकता है। ध्यान दीजिएगा, कभी भी एरर को पूरी तरीके से खत्म नहीं किया जा सकता है, बट कैन बी मिनिमाइज, लेकिन उसे मिनिमाइज किया जा सकता है, कम से कम किया जा सकता है। कैसे? प्रॉपर बाय टेकिंग प्रॉपर केयर, मतलब प्रॉपर केयर के साथ रीडिंग को लेकर,
उसे मिनिमाइज किया जा सकता है। रिकॉर्डिंग ऑफ द मेजरमेंट पैरामीटर, जो मेजरमेंट पैरामीटर है उसकी रिकॉर्डिंग करके। वन शुड देयर नॉट बी कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन अ सिंगल रीडिंग, कभी भी एरर किसी सिंगल रीडिंग पर डिपेंडेंट नहीं है कि वो आप एक ही रीडिंग लें तभी एरर को आप मिनिमाइज कर सकते हैं। यदि आप एरर को मिनिमाइज करना चाहते हैं तो आप बार बार वैल्यू लें, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा। आपको एरर मिनिमाइज करना है कि क्या 60 ml के बॉटल में जो मशीन फिल कर रही है 60 ml ही सिरप जा रहा है, तो आप सिर्फ एक बार नाप के नहीं जान सकते, बार बार नापेंगे तभी उस चीज़ का पता लगेगा। भाई किसी बार हो सकता है मशीन 60 ml छोड़ रही हो, किसी बार हो सकता है 58 छोड़ रही हो, तो कैसे जानोगे? बार बार नापोगे तभी जानोगे, एरर को तभी मिनिमाइज कर पाओगे। तो एरर मिनिमाइज करने का सबसे अच्छा तरीका है कि 10 बार 20 बार जितनी बार नाप सकते हो उतनी बार नापो। मान लो 3 बार 4 बार तो करो ही, एक बॉटल को आप 3 बार नाप रहे हो, इनफ है, ठीक है। चलो, अब ये नहीं कि एक बॉटल को लेके दिन भर 100 बार उसी को नाप रहे हो। वन शुड देयरफॉर नॉट बी कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन सिंगल रीडिंग, क्लियर है। चलिए, इंस्ट्रूमेंट सिस्टमैटिक एरर कैन बी अवॉइडेड बाय, कैसे हम एक इंस्ट्रूमेंटल सिस्टमैटिक एरर को अवॉइड कर सकते हैं। सेलेक्टिंग अ सुइटेबल इंस्ट्रूमेंट फॉर द पर्टिकुलर मेजरमेंट एप्लीकेशन, हमें एक सुइटेबल इंस्ट्रूमेंट का चयन करना चाहिए जब हम कोई भी मेजरमेंट एप्लीकेशन कर रहे हों। अप्लाइंग करेक्शन फैक्टर आफ्टर डिटरमाइनिंग द अमाउंट ऑफ इंस्ट्रूमेंटल एरर, क्लियर है। कैलिब्रेटिंग द इंस्ट्रूमेंट अगेंस्ट अ स्टैंडर्ड, हमें हमेशा कैलिब्रेशन करते रहना चाहिए इंस्ट्रूमेंट का किसी भी स्टैंडर्ड के अगेंस्ट, क्लियर है। ऑब्जर्वेशनल सिस्टमैटिक एरर्स कैन बी अवॉइडेड बाय कंसंट्रेटिंग ऑन वन सिंगल particular measurement processes at a time, clear. Clearing out the area where the instrument is placed will also help the observer focus, हमें क्लियर करना चाहिए ऐसे एरियाज को जहां पर इंस्ट्रूमेंट प्लेस्ड हो। इससे क्या होगा, जो ऑब्जर्वर होगा उसका फोकस बढ़ेगा। अब ये नहीं कि कब पूरे फैक्ट्री में जहां बन रहा है कोई केमिकल बना रहा है एनालिस्ट, वहां पूरा फैला हुआ पड़ा है, कूड़ा का कूड़ा पड़ा है, बदबू आ रही, अब उसका दिमाग ही नहीं लगेगा, ऑब्जर्वर ऑब्जर्व ही नहीं कर पाएगा। तो ये उसके लिए भी अच्छा इन्वायरमेंट आपको प्रोवाइड करना है। मतलब ये तो ऐसा नहीं है कि प्रोवाइड किया नहीं जाता है, जो भी हो सकता है, जो भी इंडस्ट्री होती है वो इस चीज़ को प्रोवाइड करती है कि जिससे फोकस बना रहे सबका, ठीक है। रैंडम एरर क्या है? रैंडम एरर कैन बी ट्रीटेड मैथमेटिकली यूजिंग लॉज ऑफ प्रोबेबिलिटी, जो रैंडम एरर है उसे ट्रीट किया जाता है मैथमेटिक्स की तरह और यूज़ किया जाता है लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी को, ठीक है। द आइडिया इज टू रिपीट द मेजरमेंट टू गेन हाई प्रिसीजन, इसमें क्या होता है कि रिपीट किया जाता है मेजरमेंट को और हाई प्रिसीजन को गेन किया जाता है, क्लियर है। ये एक तरीका है जहां पर आप एरर को मिनिमाइज कर सकते हैं। मैं आपने क्या पढ़ा, एरर के सोर्स, एरर, और अभी लास्ट में जो आप पढ़ चुके हैं मेथड ऑफ मिनिमाइजिंग एरर्स। बहुत ही शानदार ये नोट्स है, इससे इजी नोट्स नहीं हो सकता है, इससे बेहतर नोट्स नहीं हो सकता है, इससे बढ़िया नोट्स नहीं हो सकता है। हमारी टीम जो इसको तैयार करती है बहुत ही शानदार तरीके से सारी चीज़ें, और ये सारे नोट्स फ्री ऑफ कास्ट आपको प्रोवाइड किए थे। सबसे बड़ी बात ये, क्योंकि आजकल क्या है ना कि हर तरफ बिजनेस फैला हुआ है, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें कि जब भी आप पढ़ रहे हो तो इस चीज़ को जरूर कैलकुलेट करें कि कहाँ क्या सही चल रहा है। काफ़ी बच्चे हमसे कहते सर आपके नोट्स में बहुत ज़्यादा टॉपिक रहते हैं। मैं कहता हूँ इस नोट्स को पढ़ लो, कहीं बाहर से कोई क्वेश्चन आएगा नहीं। एक दो क्वेश्चन ज़्यादा पढ़ा दूंगा लेकिन कुछ छूटेगा नहीं, और ज़्यादा क्या पढ़ाना, 2 लेक्चर में पूरा एक यूनिट खत्म कर रहा हूँ, इससे ज़्यादा क्या हो सकता है भाई, इससे छोटा हो क्या सकता है, ये आप खुद सोचिए। चलो, एक्यूरेसी, एक्यूरेसी क्या है? क्लोजनेस ऑफ टेस्ट रिजल्ट ऑब्टेन्ड बाय मेथड ऑफ ट्रू वैल्यू, मतलब जो टेस्ट रिजल्ट है उसकी क्लोजनेस किसके द्वारा? मेथड ऑफ ट्रू वैल्यू से जब हम उसको उस चीज़ को आइडेंटिफाई करते हैं तो वही आपका क्या है? एक्यूरेसी है। एक्यूरेसी एक तरीके से आप कह सकते हैं कोई चीज़ कितनी करेक्ट है, कितनी करीब है एक्चुअल वैल्यू के, वही है करीब जो है वो, ठीक है। क्लोजनेस मतलब एक्चुअल वैल्यू के टेस्ट रिजल्ट जो टेस्ट आप किए हैं वो कितने करीब है। एक्यूरेसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरर, एक्यूरेसी जो है एरर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जितना ज़्यादा एरर होगा उतनी कम एक्यूरेसी होगी, जितना कम एरर होगा उतनी ज़्यादा एक्यूरेसी होगी। हम आप कंप्यूटर में टाइपिंग करते हैं तो एक्यूरेसी आता है 98% एक्यूरेसी, मतलब आप 2% गलती किए हैं उस टाइपिंग को करते टाइम, बाकी 98% सही है। एक्यूरेसी मतलब आप क्लोजनेस के कितना कितना आप क्लोज हैं एक्चुअल रिजल्ट के, क्लियर है बात। चलिए, बहुत अच्छे, बहुत शानदार, बहुत अच्छे आप समझ रहे हैं। वीडियो को एक लाइक, अपने दोस्तों में शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक अपने इस लेक्चर को पहुंचाइए, अपने क्लासमेट तक पहुंचाइए और सबको मज़ा आएगा। और ये है कि अब आपका हाथ पकड़े हैं तो कोशिश यही है कि पूरे सिलेबस को
पहुंचा के रहेंगे आप तक। एक्यूरेसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरर, द ग्रेटर द एक्यूरेसी स्मॉलर इज द एरर। क्लियर, यही तो मैंने अभी बोला आपसे, जितनी ज्यादा एक्यूरेसी उतना कम एरर, जितना कम एरर उतना ज्यादा एक्यूरेसी। बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे। चलिए प्रिसीजन, अब ये टॉपिक आता है, द क्लोजनेस ऑफ एग्रीमेंट, डिग्री ऑफ स्कैटर बिटवीन अ सीरीज ऑफ मेजरमेंट ऑब्टेन्ड फ्रॉम मल्टीपल सैंपलिंग ऑफ द सेम होमोजीनस सैंपल। क्लियर है? प्रिसीजन क्या है आपका? इट शुड बी इन्वेस्टिगेटेड यूजिंग होमोजीनस ऑथेंटिक सैंपल। एग्जांपल के थ्रू समझा रहा हूं, इसीलिए डेफिनेशन में नहीं समझा रहा हूं। चलो देखो, वन टैबलेट हैव टू मेजर द कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग प्रेजेंट इन इट। एक टैबलेट है जिसमें हम मेजर कर रहे हैं कि कितनी ड्रग का कंसंट्रेशन उसमें प्रेजेंट है। 7 स्टूडेंट हैं, 7 छात्र हैं, 7 स्टूडेंट परफॉर्म दिस एक्सपेरिमेंट, ठीक। और वो ऑब्जर्व कर रहे हैं कि एक स्टूडेंट ने ऑब्जर्व किया कि 490 mg, एक ने 495, एक ने 490, 505, 502 और उसके बाद 590, एक है जो 499, ठीक है, इतना उसने किया। नाउ द स्टैंडर्ड वैल्यू या ट्रू वैल्यू इज 500 mg। एग्जाम्पल पैरासीटामॉल 500 mg है। क्लियर? अब क्या है, 7 स्टूडेंट नाप चुके हैं, ठीक है, ये वैल्यू आई है उनकी, और जो स्टैंडर्ड वैल्यू है वो है 500 mg। अब ध्यान देना, एक्यूरेसी क्या है? दैट इज क्लोजनेस, 499 mg। ये क्या है? ये क्लोजनेस है, इसे हम एक्यूरेसी बोलेंगे। सबसे ज्यादा एक्यूरेट ये है। क्लियर? इसकी एक्यूरेसी सबसे ज्यादा है, जो 499 है वो 500 के सबसे ज्यादा करीब है। लेकिन जो प्रिसीजन है दैट इज रिपीटेड, वो रिपीटेड है, वो कई बार आया है। मतलब 2 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका 490 आया है। मतलब जो इन 7 बार में नापी गई वैल्यू है, जो सबसे ज्यादा बार आई, एक से ज्यादा बार आ गई, तो उसी को हम कहेंगे प्रिसीजन। क्लियर? मतलब एक से गलती हो सकती है, लेकिन हम मानते हैं कि 2 से गलती नहीं हो सकती। अगर 2 लोग अलग अलग कमरे में बैठ के सेम रिजल्ट ला रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि इस चीज पर सोचने का विषय है। तो यही बस प्रिसीजन है। क्लियर है बात? समझ चुके हैं? कोई दिक्कत, कोई परेशानी होनी भी नहीं चाहिए। चलिए, बहुत शानदार, बहुत अच्छे से आप सारी चीज़ों को समझ रहे हैं और आज इस लेक्चर को हम समाप्त करके इस यूनिट को भी समाप्त कर रहे हैं। और आज सभी सब्जेक्ट की एक यूनिट समाप्त हो रही है। बहुत बड़ी खुशखबरी है। और नोट्स इस लेक्चर के साथ ही, ये लेक्चर ही अब जैसे अपलोड हुआ है तुरंत मैं नोट्स दे चुका हूँ डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल पर। ये बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन तरीका है आपके रिवीजन को, आपके स्टडी को बूस्ट करने का। काफ़ी स्टूडेंट मुझसे ये पूछते हैं कि क्या सर हमें नोट्स बनाना चाहिए देख देख कर। आप अगर चाहें तो हैंड रिटन नोट्स खुद से बना लीजिए। देखिए नोट्स क्या है, मैं टाइप इसलिए करवाता हूँ, ऐसा हो सकता है जो हमारे पास हैंड राइटिंग में लिखा जाए, चाहे मैं स्वयं ही क्यों ना लिखूँ, आपको समझ ना आए, कोई दिक्कत आए, इसलिए टाइप करवा दी जाती हैं चीज़ें। और उसमें फिगर वगैरह भी अच्छे से डाल दिया जाता है। हो सकता है लिखता अच्छा हूँ लेकिन फिगर अच्छे ना मैं बनाता हूँ, तो ये सारी चीज़ें होती हैं ना कि हैंड राइटिंग और इन सब चीज़ों में डिफरेंस आ जाता है। इसलिए मैं नोट्स को टाइप करवा देता हूँ। मैं ऑलरेडी नोट्स को हम लोग लिखते हैं और लिखने के बाद फिर उसे टाइप कराते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आप समझिएगा। सिग्निफिकेंट फिगर जो है अगला टॉपिक है अपना। सिग्निफिकेंट फिगर्स आर द नंबर ऑफ डिजिट्स इन अ वैल्यू दैट डिफाइंस द डिग्री ऑफ एक्यूरेसी ऑफ द वैल्यू। सिग्निफिकेंट फिगर स्टूडेंट क्या है, बहुत अच्छे से आप समझिएगा। कोई भी ऐसी चीज जब आप लिख रहे हैं, जैसे आप मान लीजिए लिखते हैं कि 2 किलो, अब आपने 2 किलो को 2.0 केजी लिखा, 2.00 केजी लिखा, आप लिख चुके हैं। अब मैं कहूं कि इसमें सिग्निफिकेंट फिगर क्या है, तो इसमें जो 2 है ना वही सिग्निफिकेंट फिगर है। तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर बस एक ही है। पॉइंट के बाद यदि कोई जीरो आ रहा है, सिर्फ जीरो, तो उस जीरो को हम काउंट नहीं करते हैं सिग्निफिकेंट फिगर में। ऐसी चीजें, मतलब मैं आपको अभी बता रहा हूँ, एग्जाम्पल बताऊंगा तब चीजें क्लियर करना। ये बस एक बेसिक सी बात है। अभी जब एग्जाम्पल बताऊंगा, इसको ये मत समझना मैं ये जो बता रहा हूँ सही बता रहा हूँ, मैं बस एक बात बता रहा हूँ। जब आप किसी भी वैल्यू को, किसी भी चीज को मापते हैं, उससे जब आप व्यक्त करते हैं ऑन पेपर, तब आप जब जो चीज लिख रहे हैं उसमें कितने अंकों का आप प्रयोग कर रहे हैं, वो चीज डिग्री ऑफ एक्यूरेसी को डिफाइन कर रही है। वही चीज सिग्निफिकेंट फिगर है कि नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी है। नंबर ऑफ डिजिट्स ही सिग्निफिकेंट फिगर है। और वो नंबर ऑफ डिजिट्स जो कि क्या है, जो कि एक्यूरेसी के करीब ले जा रही हैं, आपको एक्यूरेट कर रही हैं आपको, वो चीज है। चलिए, रूल्स फॉर सिग्निफिकेंट फिगर अब हम पढ़ते हैं कि रूल क्या है सिग्निफिकेंट फिगर का। रूल नंबर 1, देखिए सिग्निफिकेंट फिगर को हल्के में मत लीजिएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, साथ नहीं छोड़ेगा,
कभी भी जीवन भर जब तक आप जिएंगे, चाहे इंडस्ट्री में रहिए चाहे फार्मा फील्ड में रहिए न रहिए, आपके घर में भी आप सिग्निफिकेंट फिगर काम आएगा। बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही बेसिक टॉपिक है, सब कुछ बेसिक है, लेकिन बस ध्यान देने की बात है। रूल नंबर 1 ये कहता है सिग्निफिकेंट फिगर का, ये सिग्निफिकेंट फिगर का क्या मतलब है? मतलब ऐसी डिजिट्स जिनकी कोई वैल्यू है, ऐसी डिजिट्स जिनका कोई मतलब है। लिखी हुई डिजिट्स में क्या उस जो चीज लिखी गई उसका कोई मतलब है? देखिए, आल ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। जितनी भी नॉन जीरो डिजिट होती हैं वो सभी क्या होती हैं? सिग्निफिकेंट होती हैं। पहला रूल यही कहता है। अब देखिए 2.135, इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर हैं। पॉइंट को नहीं गिनते हैं सिग्निफिकेंट फिगर में, जो भी नंबर्स होते हैं उन्हीं को गिनते हैं, ठीक है। तो जब भी इस तरह से नॉन जीरो डिजिट्स होंगी तो उसे हम सिग्निफिकेंट फिगर मानेंगे। तो 4 सिग्निफिकेंट फिगर, 3 है, इसमें 3 है, क्लियर। चाहे पॉइंट लगा रहे चाहे ना लगा रहे, अगर नॉन जीरो डिजिट है सारी, नॉन जीरो मतलब जीरो के अलावा। रूल नंबर 2 ये कहता है सिग्निफिकेंट फिगर का, ऑल जीरो बिटवीन 2 नॉन जीरो सिग्निफिकेंट फिगर आर सिग्निफिकेंट। यदि जीरो जो है वो 2 नॉन जीरो के बीच में फंसा हुआ है तो वो सिग्निफिकेंट फिगर माना जाएगा, चाहे दशमलव हो या ना हो। क्लियर है? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। बस वही चीज कहा जा रहा है, बस रूल को आप ध्यान रखिएगा। कभी भी आ सकता है कि बताइए इस इन अंकों में सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, 2 नंबर क्वेश्चन बन जाता है कभी कभी। तो यहाँ पर 4.03, तो यहाँ पर देखिए ये नॉन जीरो है, जीरो के अलावा है, 3 भी नॉन जीरो है, इसके बीच जीरो फंसा हुआ है, तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर। जीरो को हम काउंट कर लेंगे सिग्निफिकेंट के अंदर, मतलब बस डिजिट को गिनना है, 1 2 3। क्लियर है? बहुत अच्छे। इसमें भी जीरो के बीच में फंसा हुआ है, चूंकि रूल ही वही पढ़ रहे हैं हम, तो उसमें सिग्निफिकेंट फिगर आप काउंट कर लेंगे और जीरो को भी काउंट कर लेंगे। रूल नंबर 3 ये कहता है एंडिंग जीरो आर सिग्निफिकेंट ओनली इफ दे अपीयर आफ्टर डेसिमल। मतलब एंडिंग जीरो भी सिग्निफिकेंट होते हैं जब वे अपीयर होते हैं डेसिमल के बाद। क्लियर? मतलब जब भी जीरो डेसिमल के बाद होगा तो उसे भी हम क्या मानेंगे? उसे हम सिग्निफिकेंट फिगर मानेंगे। लेकिन यदि डेसिमल के पहले है तो हम सिग्निफिकेंट फिगर उसे नहीं मानेंगे। एंडिंग जीरो कह रहा है, एंडिंग जीरो मतलब अंत में किसी भी कोई भी नंबर लिखा हुआ है उसमें क्या बताइए ऐसी संख्या लिखी हुई है, ठीक है, 0 4, इसमें एंडिंग जीरो है नहीं, इसमें एंडिंग 4 है। एंडिंग जीरो तो ये है, अगर ये 4 ना होता तभी हम इसको एंडिंग जीरो कहते। ये तो बीच का जीरो है ना, ये तो 2 नॉन जीरो के बीच में फंसा हुआ जीरो है, क्योंकि 3 भी नॉन जीरो है, 4 भी नॉन जीरो है। एंडिंग जीरो का मतलब है ये जीरो, ठीक, ये जीरो मतलब जीरो एंड में है। क्लियर? जब एंडिंग जीरो के पहले डेसिमल होगा तभी हम उसे सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट करेंगे। जैसे कि 3.000, तो इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर, क्योंकि पॉइंट के बाद जीरो है तो 3 ये और 1 3, 4 हो गया। 2.460, 4 सिग्निफिकेंट फिगर स्टूडेंट। बस ऐसे समझिए। 2350, अब देखिए इसमें खेला हो गया। इसमें जो जीरो है वो डेसिमल के बाद नहीं है, डेसिमल के पहले है। कोई भी संख्या अगर इस तरह से लिखी हुई है उसमें डेसिमल नहीं लगा है तो हम मान लेते हैं कि एंड में डेसिमल है। तो डेसिमल के बाद ही वाला जीरो हम लेते हैं एंडिंग जीरो कोड सिग्निफिकेंट फिगर, पहले वाला नहीं लेते हैं स्टूडेंट। तो इसीलिए इसमें सिग्निफिकेंट फिगर सिर्फ 3 है, 2350 को हमने नहीं माना है। क्लियर है बात? समझ चुके हैं? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे हैं आप लोग, बहुत अच्छे। जैसा मैं समझाता हूँ वैसा आप समझते हैं। लेकिन हाँ, कमेंट जरूर करिए, कोई पॉइंट है ऐसा दिक्कत आ रही है तो लेक्चर रिपीट किया जाएगा, डोंट वरी। बहुत समय है, मेरे पास बहुत समय है, बहुत ज़्यादा समय है। मुझे पता है आप लोग कहेंगे कि सर इतना समय है तो आप लेक्चर में बहुत इंतज़ार करवाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, सब खत्म कर दूंगा समय से पहले। और थोड़ा रहती है व्यस्तता, एडजस्ट होंगी सब चीज़ें, सब कुछ तो आपके लिए है। चलिए, आप परेशान मत होया करिए। रूल नंबर 4, इनिशियल जीरोज आर ऑलवेज इनसिग्निफिकेंट। जो भी इनिशियल जीरो होता है वो हमेशा इनसिग्निफिकेंट होता है। मतलब किसी भी नॉन जीरो के पहले यदि जीरो लगा हुआ है तो वो चाहे दशमलव के पहले हो चाहे दशमलव के बाद हो, वो हमेशा इनसिग्निफिकेंट होगा। इनसिग्निफिकेंट मतलब सिग्निफिकेंट नहीं होगा। इनसिग्निफिकेंट का मतलब सिग्निफिकेंट नहीं होगा। जैसे देखो 0.0042, दशमलव के पहले भी जीरो है, दशमलव के बाद भी 2 जीरो है, लेकिन दोनों को नहीं काउंट करेंगे क्योंकि ये नॉन जीरो के पहले पड़ रहा है, बाद में नहीं। नॉन जीरो के बाद पड़ता है तो डेसिमल के बाद वाला काउंट कर लेते हैं, पहले वाला नहीं करते हैं। और नॉन जीरो के पहले पड़ रहा है और डेसिमल भी पहले है
तब हम ना तो पहले वाला काउंट करते हैं ना तो बाद वाला। क्लियर है? नॉन जीरो के पहले वाले जीरो को हम काउंट नहीं करते हैं। समझ चुके हैं रूल नंबर 4? चलिए बहुत अच्छे, आप बहुत समझदार हैं आप सभी लोग। चलिए 0.1034, इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर है क्योंकि हम पॉइंट के पहले के जीरो को नहीं मानते हैं क्योंकि उसके पहले नॉन सिग्निफिकेंट नहीं है। ठीक, 007। अब क्योंकि हम नॉन सिग्निफिकेंट है, एक तरीके से हम कह सकते हैं नॉन जीरो है। जो आपका 7 है वो नॉन जीरो है, और नॉन जीरो के हम पहले वाला जीरो नहीं कभी लेते हैं सिग्निफिकेंट। क्लियर? तो इसमें बस 1 सिग्निफिकेंट फिगर है। रूल नंबर 4 क्लियर हो चुका है। रूल नंबर 5 आता है पावर ऑफ 10 आर ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, और कहिएगा इसे या कह सकते हैं आप ना, ऐसे लगा देते हैं हम लोग। तो पावर ऑफ 10 आर ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड इज नेवर सिग्निफिकेंट। कभी भी जो पावर होती है जैसे 10 की पावर 2, 10 की पावर 3, ये सब क्या होता है, सिग्निफिकेंट नहीं होता है स्टूडेंट। बहुत अच्छे से आप समझ लीजिए, ऐसी चीज़ें अपने दिमाग में रख लीजिए, बहुत काम आने वाली हैं ऐसी चीज़ें जब आप कभी करेंगे, डाटा एंट्री करेंगे, कभी भी कुछ भी करते हैं देखिए, तो ये सब चीज़ें बहुत काम आती हैं। ये सब आप हल्के में कभी मत लीजिएगा। सिग्निफिकेंट फिगर अगर बार बार लेक्चर को देख लीजिए, रिपीट करके देख लीजिए। ये लेक्चर इसी चैनल पर ऐसे ही पड़ा रहेगा, जब तक चैनल है, जब तक शायद मैं हूँ, तब तक ऐसे लेक्चर आते रहेंगे। तो इनको ऐसे देखते रहिए और बार बार देखते रहिए। चलिए 2.4 इंटू 10 की पावर 6 में 2 सिग्निफिकेंट फिगर है क्योंकि हम इसे मानते ही नहीं है। जो 10 की पावर होती है उसे हम कभी नहीं मानते हैं, पूरी की पूरी गायब मान लेते हैं। 3, 4, 6 है तो बस यही इतना सिग्निफिकेंट फिगर है। 10 की पावर या 10 जो है वो नहीं है कुछ। 4.8 में 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर है, 10 की पावर 5 या 5 कुछ नहीं है। ठीक है, चलो ये हो गया रूल नंबर 5। रूल नंबर 6 क्या कहता है? रूल नंबर 6 स्टूडेंट कहता है कि कांस्टेंट नंबर हैव इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर। कोई भी कांस्टेंट नंबर है तो उसको हम कहते हैं कि ये इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट नंबर है। जैसे कि साइन, कॉस, टेन, ये सब इनफाइनाइट। इनफाइनाइट का ऐसा साइन होता है ना, ऐसे 8 को लिटा दो वो इनफाइनाइट बन जाता है। कोई भी कांस्टेंट वैल्यू है, कांस्टेंट वैल्यू कोई सी भी हो दुनिया की, साइन, कॉस, टेन, कुछ भी इस तरह की चीजें आ रही हो, तो वो उसके पास इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर होता है। आप ये चीज अपने दिमाग में बैठा लीजिए बहुत ही अच्छे से। सिग्निफिकेंट फिगर बार बार पूछता है, आप चीजों को भूलिए वो ठीक है, लेकिन रिवीजन मस्ट है, ये चीज अभी से बता दे रहा हूं। पहली यूनिट समाप्त हो चुकी है, मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा, आपको शॉर्ट नोट दूंगा, सब कुछ दूंगा, लेकिन जो मैं पढ़ा रहा हूं ना, ये ऐसा समझ लो कि इसके बाहर कुछ आना नहीं है और मैं कुछ छोड़ता नहीं हूं। मैं सिर्फ और सिर्फ AKTU के ही लिए पढ़ाता हूँ क्योंकि AKTU के बच्चे अपने पास ज़्यादा हैं। मैं वही चीज़ पढ़ाता हूँ जो ओवरऑल पूरे इंडिया में फार्मेसी के लिए आपसे हिट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं ऐसा कोई फर्जी टॉपिक ही नहीं डालता हूँ कि जो जरूरी ना हो, बस PCI ने अप्रूव किया है, सिलेबस में तो है। तो कभी भी मेरे पढ़ाए गए कोई टॉपिक को आप छोड़ना मत, नहीं तो बाद में बोलोगे तो मेरी जिम्मेदारी नहीं होगी। अभी से बता दे रहा हूँ, कोई 10 पेज का नोट्स दे रहा है, 5 पेज का, मुझे उससे मतलब नहीं है। जो मैं पढ़ा रहा हूँ मुझे सिर्फ उससे मतलब है। तो इसके लिए आप हमेशा स्वतंत्र हैं कि कुछ छूट रहा है तो आप आके एग्जाम के बाद कमेंट करिएगा, मुझे बताइएगा। तो आज का जो लेक्चर है वो यहीं तक था, यहीं तक रूल नंबर 6 था, यहीं पर होता है खत्म। यहीं पर खत्म होती है पहले यूनिट फार्मास्यूटिकल एनालिसिस की। नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। मुझे फॉलो कर लीजिए इंस्टाग्राम पर, उसका लिंक भी है डिस्क्रिप्शन में। चैनल को सब्सक्राइब करिए, कम से कम अपने 5 दोस्तों में इस लेक्चर को शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए, क्योंकि आई होप आप सभी को बहुत मजा आया होगा। आई होप ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा और आपने बहुत अच्छे से चीजों को समझा होगा। तो जुड़े रहिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट लेक्चर में कुछ नई खबरों के साथ। यदि आप AKTU के छात्र हैं तो वहां पर आपको इसी चैनल पर सारी खबरें भी सेंड की जाती रहती हैं इसी चैनल पर, तो चैनल को तुरंत आप सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, लव यू ऑल, नमस्कार।